सो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज गोपेंद्र शर्मा और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टरलाइजेशन का सेकंड पार्ट जो अपना अधूरा रह गया था, जिसमें अपन 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 बात करेंगे मॉइस्ट हीट की बात करेंगे अपन। तो मॉइस्ट हीट को अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, मॉइस्ट हीट को अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर तीन भागों में बांटा। एट बिलो 100 डिग्री टेम्परेचर, एट 100 डिग्री टेम्परेचर और एट अबव 100 डिग्री टेम्परेचर। सबसे पहले बात करूंगा मैं एट बिलो 100 डिग्री टेम्परेचर। सबसे पहले बात करूंगा एट बिलो 100 डिग्री टेम्परेचर, जिसमें अपन बात करेंगे पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क की। फिर उसमें पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क में दो मेथड्स की बात करूंगा मैं, होल्डर मेथड की और फ्लैश मेथड की। तो होल्डर मेथड का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 63 डिग्री सेल्सियस 25 से 30 मिनट के लिए, और क्या होता है 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 से लेके 20 सेकंड के लिए किसका होता है, फ्लैश मेथड का होता है। सेकंड बात करेंगे अपन वैक्सीन बोथ की बात करेंगे, उसमें टेम्परेचर होता है 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर, 60 डिग्री सेल्सियस 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए। फिर इंसिपिएशन की अपन बात करेंगे, उसका टेम्परेचर होता है 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। उसके बाद सेकंड बात करेंगे अपन एट 100 डिग्री टेम्परेचर की। एट 100 डिग्री टेम्परेचर में क्या आएगा, एट 100 डिग्री टेम्परेचर में टिंडलाइजेशन की बात करेंगे। टिंडलाइजेशन का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर, ठीक है जी। और बॉइलिंग की बात करूंगा मैं, बॉइलिंग का जो टेम्परेचर होता है वो 50 से लेके 60 50 से लेके 70 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर अपन बात करेंगे थर्ड एट एट अबाउ 100 डिग्री टेम्परेचर, जिसमें अपन ऑटोक्लेव की बात करेंगे। इसमें अपन बात करेंगे इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट, 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट। उसके बाद बात करूंगा 126 डिग्री सेल्सियस होता है वो 10 मिनट के लिए। इसका चैम्बर प्रेशर होता है, चैम्बर प्रेशर की मैं बात करूंगा, एक चैम्बर प्रेशर होता है इसका, जिसका जो चैम्बर प्रेशर होता है वो कितना होता है 15 एलबी इंच स्क्वायर, 15 एलबी इंच स्क्वायर। सॉरी डियर स्टूडेंट, मेरे से गलती हो गई थी, मैंने टिंडलाइजेशन, जो टिंडलाइजेशन लिखा था मैंने, टिंडलाइजेशन लिखा था मैंने, टिंडलाइजेशन का जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट होता है। क्या होता है जी, 30 मिनट होता है, ठीक है। इंसिपिएशन का भी 30 मिनट होता है, ठीक है, और टिंडलाइजेशन का भी 30 मिनट होता है, ठीक है। तो प्लीज आप इस चार्ट को नोट डाउन कर लीजिए, इससे आपको बहुत आसानी होगी समझने में। फिर अपन बात करते हैं सबसे पहले मॉइस्ट हीट के अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। पहले पार्ट की बात करूंगा मैं, पहले पार्ट में अपन बात करेंगे, सबसे पहला है अपना पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, या फिर एट बिलो 100 डिग्री टेम्परेचर, एट बिलो 100 डिग्री टेम्परेचर पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क। सबसे पहले बात करेंगे अपन एट बिलो 100 डिग्री टेम्परेचर। सबसे पहले बात करूंगा मैं पास्चुराइजेशन की, पास्चुराइजेशन, पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क। अब पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क में सबसे पहले बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, सबसे पहले तो ये होना है दिस मेथड इज यूज्ड फॉर, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर मिल्क पास्चुराइजेशन, मिल्क पास्चुराइजेशन या फिर मिल्क स्टरलाइजेशन, मिल्क स्टेरिलाइजेशन, ठीक है जी। तो ये है अपना, तो अपन को याद रखना दिस मेथड इज यूज्ड फॉर मिल्क पास्चुराइजेशन और मिल्क स्टरलाइजेशन, पहले अपन को ये ध्यान रखना है। इसके बाद जब बात करूं तो मैं इसका एक टेम्परेचर होता है, या फिर सेकंड चीज ये बात करनी है स्टीम इज अलो, स्टीम या फिर हीट की बोल सकते हैं अपन, बात करते हैं इस फॉर अलो फॉर सडन कूलिंग, कूलिंग डाउन ऑफ मिल्क, मिल्क। इसमें क्या होता है, पहले तो अपन इसको क्या करते हैं, पहले तो अपन इसको गर्म करते हैं, पहले तो अपन इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं और फिर ठंडा करते हैं। तो इस प्रकार से इसको स्टरलाइजेशन किया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद बात करेंगे अपन, इसके दो मेथड होते हैं, टू टाइप्स के मेथड होते हैं इसके अंदर।
टू टाइप्स के मेथड है जो कि फॉलोइंग है अपने, जिसमें पहला ये है, सेकंड ये है। उसके बाद मैं बात करूंगा तो क्या है, स्टीम हीट अलो फॉर द सडन कूलिंग डाउन ऑफ मिल्क। इसमें क्या किया जाता है, पहले तो दूध को गर्म किया जाएगा, दूध को गर्म किया जाएगा, उसके बाद में क्या किया जाएगा, ठंडा किया जाता है। इस प्रकार से स्टरलाइजेशन प्रोसेस होता है। उसके बाद में दिस पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क प्रोसेस हैव टू टाइप्स ऑफ मेथड्स आर फॉलोइंग। ऐसे अपन को लिखना है, जिसमें क्या आएगा, होल्डर मेथड आ जाएगा और एक आ जाएगा फ्लैश मेथड। होल्डर मेथड की बात करूं, होल्डर मेथड का जो टेम्परेचर होता है वो 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 25 से लेकर 30 मिनट, ठीक है। उसके बाद में फ्लैश मेथड होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 से लेके 20 सेकंड, 15 से लेके 20 सेकंड का होता है। उसके तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो अपन अब सेकंड चीज बात करेंगे इंसिपिसिशन की या फिर वैक्सीन बोथ की। वैक्सीन बोथ की अपन पहले बात करेंगे, वैक्सीन बोथ की अपन पहले बात करेंगे। वैक्सीन बोथ की बात करता हूं मैं। एट बिलो 100 डिग्री टेम्परेचर ही चल रहा है। सेकंड बात है वैक्सीन बोथ की, तो अपन को क्या याद रखना है, द टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ डैश 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 वैक्सीन बोथ इज, कितना होता है, कितना होता है बच्चों, वैक्सीन बोथ का टेम्परेचर है वो कितना होता है, वो होता है 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर, 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। तो अपन को ये लाइन हमेशा याद रखनी है, द टेम्परेचर ऑफ, द टेम्परेचर ऑफ, टेम्परेचर ऑफ वैक्सीन बोथ, वैक्सीन बोथ, वैक्सीन बोथ डैश 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 वैक्सीन बोथ इज 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। तो अपन को ये बात याद रखनी है। सेकंड चीज की बात करूंगा वैक्सीन बोथ के बाद में, मैं बात करूंगा क्या होता है वैक्सीन बोथ के बाद में। This method is used for killing non-sporing bacteria. This is used for killing non-sporing bacteria that is प्रेजेंट इन वैक्सीन। क्या होता है जी, सेकंड चीज अपन ने बात करी, पहली चीज तो बात करी टेम्परेचर ऑफ वैक्सीन बोथ इज 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। जो टेम्परेचर होता है वैक्सीन बोथ का वो 60 डिग्री सेल्सियस होता है 1 घंटे के लिए। सेकंड चीज की, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज की बात करूं, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर किलिंग नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया दैट इज प्रेजेंट इन वैक्सीन। ये जो मेथड होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, ये मेथड है नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया, जो नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया, किलिंग बैक्टीरिया को किल करने के लिए, नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो कि प्रेजेंट होते हैं वैक्सीन के अंदर, जो प्रेजेंट होते हैं नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया, उनको किल करने के लिए दिस मेथड्स आर यूज्ड फॉर नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया दैट इज प्रेजेंट इन वैक्सीन। वैक्सीन में जो नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट होते हैं, उनको किल करने के काम में वैक्सीन बोथ का यूज किया जाता है। ठीक है जी, सेकंड अपनी बात हो गई वैक्सीन बोथ की, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में बात करूं मैं, थर्ड चीज की बात करूंगा मैं। थर्ड चीज है अपनी, थर्ड चीज है इंसिपिसेशन। इंसिपिसेशन की बात करूं, द टेम्परेचर ऑफ, वही वाली लाइन आ गई अपनी बात, द टेम्परेचर ऑफ इन गैस इज 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। पहली बात वही अपनी आई, 80 डिग्री सेल्सियस होता है फॉर 30 मिनट के लिए होता है द टेम्परेचर ऑफ इंसिपिसेशन। इंसिपिसेशन का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट, 30 मिनट। सेकंड चीज की बात करूंगा मैं, दिस इज यूज्ड फॉर सॉलिडिफिकेशन, दिस इज यूज्ड फॉर solidification of एग एंड सीरम की बात करूंगा। एग एंड सीरम के यूज किया, सॉलिडिफिकेशन बोल सकते हैं या फिर स्टेरिलाइजेशन बोल सकते हैं इसको।
दोनों वर्ड यूज ले सकते हैं। क्या होता है, दिस इज यूज्ड फॉर सॉलिडिफिकेशन ऑफ एग एंड सीरम या फिर स्टरलाइजेशन ऑफ एग एंड सीरम के लिए यूज होता है दिस मेथड। ठीक है, तो ये अपना हो गया, क्या हो गया, इंसिपिसेशन हो गया। ठीक है, सबसे पहले अपन ने बात की जब टेम्परेचर ऑफ डैश 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 इंसिपिसेशन इज 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट, ये तो इसका टेम्परेचर होता है। उसके बाद बात करूं सेकंड चीज की, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, दिस इज यूज्ड फॉर सॉलिडिफिकेशन ऑफ एग एंड सीरम या फिर स्टरलाइजेशन ऑफ एग एंड सीरम। ठीक है, इसके बाद अपन थर्ड चीज की बात करेंगे। थर्ड चीज अपन बात करें, थर्ड चीज हो गई अपनी इंसिपिसेशन हो गई। ठीक है जी, अब सेकंड चीज की बात करूंगा मैं। सेकंड चीज में अपन किसकी बात करेंगे, सेकंड चीज में अपन बात करेंगे एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की। 100 डिग्री टेम्परेचर की बात करूंगा, इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे टिंडलाइजेशन। टिंडलाइजेशन सबसे पहले बात करेंगे अपन, टिंडलाइजेशन। टिंडलाइजेशन की बात करेंगे तो इसमें भी वही बात आती है ब्रदर, इसमें भी वही बात आती है। पहला तो द टेम्परेचर ऑफ डैश 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 इज 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। सेकंड चीज की बात करूंगा, सेकंड चीज में ये आ जाएगी, दिस इज अक्योर इन 3 सक्सेसिव डेज। 3 सक्सेसिव डेज द vegetative cell can get destroyed, ठीक है, उसके बाद में बात करूंगा मैं, थर्ड चीज की बात करूंगा, दिस इज यूज्ड फॉर सॉलिडिफिकेशन या फिर स्टरलाइजेशन। मैंने बताया था जैसे पिछली बार अभी बताया मैंने, स्टरलाइजेशन ऑफ एग और सीरम। सबसे पहले मैं बात करूंगा टिंडलाइजेशन की। एट 100 डिग्री टेम्परेचर पे टिंडलाइजेशन की बात करूंगा मैं, तो सबसे पहले इसमें क्या जाता है, टेम्परेचर ऑफ टिंडलाइजेशन इज 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। 30 मिनट होता है 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट इसका टेम्परेचर होता है। उसके बाद सेकंड चीज की बात करूंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज की, दिस इज अक्योरिंग 3 सक्सेसिव डे। ये आपको बात कोई नहीं बताएगा, कहीं पे नहीं बताएगा कि ये ईच सक्सेसिव डेज 3 सक्सेसिव डेज में कैसे होता है। ठीक है जी, दिस अक्योरिंग 3 सक्सेसिव डेज क्या होता है, 3 दिन में इसकी जो प्रोसेस है वो पूरी होती है। द वेजिटेटिव सेल कैन गेट डिस्ट्रॉय, क्या होती है इसके अंदर, जो वेजिटेटिव, जो इसकी कायिक अवस्था होती है, किसी भी सेल की 2 अवस्थाएं पाई जाती है, कायिक अवस्था और एक जननिक अवस्था। एक तो होती है जेनेटिक सेल या फिर वेजिटेटिव सेल बोल सकते हैं या फिर जनरेटिव सेल बोल सकते हैं अपन उसको, एक कायिक अवस्था और एक जननिक अवस्था। जो कायिक अवस्था होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है इसके अंदर, किसके अंदर, टिंडलाइजेशन के अंदर। ठीक है, उसके बाद थर्ड चीज की बात करूंगा, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिस इज यूज्ड फॉर सॉलिडिफिकेशन ऑफ एग एंड सीरम। तो क्या होता है, ये सॉलिडिफिकेशन ऑफ एग एंड सीरम या फिर स्टरलाइजेशन ऑफ एग एंड सीरम के लिए यूज किया जाता है। दिस मेथड्स आर यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन या फिर सॉलिडिफिकेशन ऑफ एग एंड सीरम। ठीक है जी, तो अपना फर्स्ट जो एट 100 डिग्री टेम्परेचर में जो टिंडलाइजेशन है वो अपना समाप्त होता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। थर्ड चीज की अपन बात करेंगे, थर्ड चीज में इसका जो सेकंड पार्ट है, उसमें आएगा बॉइलिंग। उसमें क्या आएगा जी, बॉइलिंग आ गया, उसमें बॉइलिंग आ। अब बॉइलिंग का मतलब क्या होता है जी, द टेम्परेचर ऑफ that is boiling is 50 to 70 degree Celsius. On this temperature the bacteria, virus, fungi are kill on this temperature बोल सकते हैं, या फिर the bacteria, virus, fungi are kill on this temperature बोल सकते हैं। इस टेम्परेचर पे बैक्टीरिया वायरस, टेम्परेचर हो गया, द बैक्टीरिया वायरस फंजाई किल ऑन दिस टेम्परेचर बोल सकते हैं अपन। सेकंड चीज की बात करूंगा मैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का
जो प्रीपेक्ड आइटम्स है उसको स्टरलाइजेशन करने में यूज किया जाता है, उसमें क्या होता है एडेड वॉशिंग सोडा, और कुछ टाइम के लिए उसको फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, ये फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, बहुत कम समय के लिए होता है, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रखा जाता है। सेकंड चीज, स्पोर और जो हेपेटाइटिस है, स्पोर और हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस वायरस आर नॉट किल फ्रॉम दिस मैथ। क्या होगा, सबसे पहले अपन ने बात की बॉइलिंग की, बात की अपन ने, द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग, द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग, द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग इज 50 डिग्री 50 टू 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 नहीं फॉर कितना शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए क्या होता है 50 से लेकर 70 डिग्री टेम्परेचर होता है, ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है, जो वेजिटेटिव जो जो फंजाई है, फंजाई बैक्टीरिया फिर वायरस है, बैक्टीरिया वायरस है वो उस टेम्परेचर पे किल हो जाते हैं, तो कितने डिग्री सेल्सियस पे 50 से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस पे फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन पे। सेकंड चीज की बात करूंगा मैं, इसमें क्या होता है स्टरलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, जिसमें क्या किया था स्टरलाइजेशन में, इसमें एडेड वॉशिंग सोडा को ऐड किया जाता है, उसके साथ में इसको स्टरलाइज किया जाता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि स्पोर और हेपेटाइटिस वायरस, स्पोर और हेपेटाइटिस वायरस आर या फिर आर नॉट किल फ्रॉम दिस मेथड, मतलब स्पोर और हेपेटाइटिस वायरस को किल नहीं किया जाता है दिस मेथड की सहायता से, या फिर इस मेथड की सहायता से स्पोर हेपेटाइटिस वायरस को किल नहीं किया जाता है, ठीक है जी। फिर अपन बात करेंगे एट अबव 100 डिग्री टेम्परेचर की, एट अबव 100 डिग्री टेम्परेचर में एकमात्र अपना मेथड आता है ऑटोक्लेव की, बात करेंगे एट अबव 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जिसमें अपन बात करेंगे ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव की बात करेंगे। तो ऑटोक्लेव में सबसे पहले तो मैं बात करूंगा ऑटोक्लेव क्या होता है। ऑटोक्लेव इज द मशीन बोल सकते हैं, या फिर ऑटोक्लेव इज द इंस्ट्रूमेंट, ऑटोक्लेव इज द इंस्ट्रूमेंट टू sterilize the material by steam under pressure, ठीक है जी। एंड दिस इज मोस्ट हीट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। क्या होता है मोस्ट हीट ऑफ स्टरलाइजेशन होता है, उसके बाद अपन इसके प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, ठीक है जी। प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, ऑटोक्लेव के प्रिंसिपल्स की अपन बात करेंगे, प्रिंसिपल्स की अपन बात करेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले ऑटोक्लेव की बात करूंगा, एट अबव 100 डिग्री टेम्परेचर पे ऑटोक्लेव की बात करेंगे अपन। ऑटोक्लेव क्या होता है, ऑटोक्लेव इज द इंस्ट्रूमेंट, ऑटोक्लेव एक प्रकार की इंस्ट्रूमेंट होता है टू स्टरलाइज, जो कि स्टरलाइज करने के काम आता है, किसको, मटेरियल को, किसी भी मटेरियल को स्टरलाइज करने के लिए काम आता है बाय स्टीम, स्टीम या फिर हीट की सहायता से किसी भी मटेरियल को स्टरलाइज करने में काम आता है अंडर प्रेशर, एक प्रेशर में प्रेशर दे करके स्टरलाइज करने में काम आता है। फिर उसके बाद सेकंड चीज की बात करूंगा, दिस इज द मोस्ट हीट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। क्या होता है ये मोस्ट हीट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे इसके प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, इसके सिद्धांत की बात करेंगे, इसके प्रिकॉशंस की बात करेंगे, इसके प्रोसीजर की बात करेंगे। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। इसके आगे अपन बात करेंगे, इसके प्रिंसिपल्स की बात करूंगा मैं। प्रिंसिपल्स में क्या होता है, प्रिंसिपल्स की बात करूंगा मैं, इसके प्रिंसिपल्स, ठीक है। प्रिंसिपल्स की बात करूंगा, प्रिंसिपल्स में क्या होता है, अबव एट अबव बोल सकते हैं, एट अबव 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या फिर हीट इज बेटर क्लीन पावर देन दी ड्राई हीट। आपने कुछ टाइम पहले पढ़ा था कि जो ड्राई हीट होती है
और एक होती है अपने मॉइस्ट शीट। तो ये मॉइस्ट शीट का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, मतलब क्या होता है, एट अबव 100 डिग्री टेम्परेचर जो ऑटोक्लेव है, हीट है, जो क्या होती है इसमें बेटर क्लीन पावर, बेटर स्टरलाइज करना, बेटर किसी भी मटेरियल को स्टरलाइज या स्टरलाइज करने की पावर होती है देन दी ड्राई हीट। ड्राई हीट की तुलना में इसमें बेटर क्लीन पावर होती है। अब सेकंड चीज की मैं बात करूंगा, इसकी स्टरलाइजेशन कंडीशंस है। स्टरलाइजेशन कंडीशंस है कुछ। स्टरलाइजेशन कंडीशंस क्या है, इसको इतना इतना टेम्परेचर देना पड़ेगा, इतना इतना ये देना पड़ेगा, ये हुआ बात। ठीक है, सबसे पहला जो टेम्परेचर है वो 121 डिग्री, दूसरा है 126, उसके बाद अपन को याद रखना है 15 एलवी इंच स्क्वायर। ये क्या होता है, ये होता है चेंबर प्रेशर। चेंबर प्रेशर ये क्या होता है, ये होता है 15 मिनट के लिए पहला टेम्परेचर, ये होता है 10 मिनट के लिए। ठीक है जी, ये हो गई स्टरलाइजेशन कंडीशन। स्टरलाइजेशन कंडीशन में सबसे पहले 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट, 126 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट। उसके बाद जो चैम्बर प्रेशर होता है वो होता है 15 एलबी इंच स्क्वायर। ये अपनी कुछ बातें हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसके प्रिंसिपल्स हैं, जो किसके प्रिंसिपल है, ऑटोक्लेव के प्रिंसिपल है, जो अपन को ध्यान में रखने हैं अपने। ये क्या है, एग्जाम की दृष्टि से ऑटोक्लेव और हॉट एयर ओवन है, वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इनका टेम्परेचर प्रिंसिपल पूछा जाता है, या फिर प्रोसीजर या फिर प्रिकॉशंस में से कुछ कुछ दे दिया जाता है। ठीक है जी, तो अपन इसकी प्रोसीजर की बात करेंगे। सबसे पहले प्रोसीजर की बात करूंगा मैं, इसकी प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होती है, कैसे कैसे। सबसे पहले क्या होता है, द मटेरियल शुड बी अरेंज्ड इन मैनर। जो जो भी अपन ने मटेरियल होता है वो मैनर में होना चाहिए। पहली बात तो ये है, मैनर में होना चाहिए, मैनर में होना चाहिए। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, उसके बाद में ऑटोक्लेव को ऑन करते हैं। सबसे पहले तो इसमें पुट करेंगे, जिस मटेरियल को स्टलाइज करना है उसको अपन पुट करेंगे, उसके बाद उसको अरेंज इन मैनर, उसको मैनर में जमाएंगे, उसके बाद ऑटोक्लेव को क्या करेंगे, ऑन करेंगे, ऑटोक्लेव को ऑन करेंगे। थर्ड चीज है द डिस्चार्ज शेप द सेफ्टी वॉल इज एडजस्टेड। द जो सेफ्टी वॉल होता है वो एडजस्ट क्या करता है, टेम्परेचर को। सेफ्टी वॉल एडजस्ट क्या करता है, एडजस्ट द प्रेशर। एडजस्ट क्या करता है, प्रेशर को एडजस्ट करता है। जो सेफ्टी वॉल होता है, वॉल्व होता है, वो क्या किसको नंबर देता है, एडजस्ट द प्रेशर, प्रेशर को एडजस्ट करता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे व्हेन द इंटरनल प्रेशर इज हायर, व्हेन सेफ्टी वॉल डिस्चार्ज टैप ओपन एंड वी डिस्चार्ज द एक्स, क्या बोलते हैं उसको, हायर अमाउंट ऑफ pressure inside the oven release outside the air when and equal the pressure of the atmospheric pressure और internal pressure। अब मैं हिंदी में बताऊंगा इसको कि क्या होता है। सबसे पहले अपन ने प्रोसीजर में क्या किया, सबसे पहले किसी भी आर्टिकल या इंस्ट्रूमेंट को उसको पुट किया आपने, उसके बाद इसको अरेंज इन मैनर में जमाया, उसके बाद में ऑटोक्लेव को ऑन किया, उसके बाद में जो सेफ्टी वॉल होता है वो क्या करता है, प्रेशर को एडजस्ट करने का काम करता है। प्रेशर को क्या करता है जी, एडजस्ट करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद में बात किया मैंने, चौथा है जब अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा तो अपन क्या करेंगे, डिस्चार्ज टैप है उसको अपन थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा खोल देंगे, ताकि जो प्रेशर है अपना वो क्या करे, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जो इंटरनल प्रेशर है वो बराबर हो सके, उसके लिए अपन डिस्चार्ज टैप को खोल देंगे। ठीक है जी, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं प्रोसीजर के बाद, बात करूंगा मैं प्रिकॉशंस की। कुछ इसमें प्रिकॉशंस हैं, कुछ सावधानियां हैं जो हमको बरतनी है, जो हमको रटनी है, जो हमको समझनी है, जो प्रिकॉशंस है। ठीक है जी, प्रिकॉशंस है कुछ। तीन प्रिकॉशंस की बात करूंगा मैं। पहले प्रिकॉशंस की बात करूंगा मैं। पहला प्रिकॉशंस क्या होता है, पहला प्रिकॉशन होता है ऑटोक्लेव मोस्टली बी कैरिड आउट प्रॉपर्ली। ऑटोक्लेव क्या होता है, ऑटोक्लेव मोस्टली बी carried out properly। ऑटोक्लेव क्या होता है, मोस्टली भी कैरिड आउट प्रॉपर्ली, अच्छे तरीके से होना चाहिए। द चेंबर शुड नॉट बी पैक्ड टू टाइट, द चेंबर शुड नॉट बी पैक्ड टू टाइट, द चेंबर शुड नॉट टू पैक्ड टू
टाइट क्या होना चाहिए, जो चैम्बर है वो शुड नॉट मतलब टाइट पैक नहीं होना चाहिए जी। ठीक है, थर्ड चीज की बात करेंगे, स्टीम नीड टू सर्कुलेट फ्रीली, स्टीम नीड टू सर्कुलेट फ्रीली, स्टीम नीड टू सर्कुलेट freely and control everything in autoclave। क्या होता है, सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑटोक्लेव मोस्टली भी कैरिड आउट प्रॉपर्ली। ऑटोक्लेव क्या होना चाहिए, अधिकतर क्या होना चाहिए, कैरिड आउट प्रॉपर्ली, अच्छे तरीके से होना चाहिए, ये अपनी सावधानी है ना। सेकंड चीज की बात करूं, चैम्बर शुड नॉट बी पैक्ड टाइटली, जो चैम्बर होता है वो टाइट तरीके से पैक्ड नहीं होना चाहिए। क्या बच्चों, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, क्या होना चाहिए, जो चैम्बर है वो टाइट नहीं होना चाहिए, जो स्टीम है नीड टू सर्कुलेट फ्रीली एंड कंट्रोल एवरीथिंग इन द ऑटोक्लेव। क्या होना चाहिए, जो स्टीम होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बच्चों, स्टीम होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, सर्कुलेट फ्रीली एंड कंट्रोल एवरीथिंग इन ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव में कंट्रोल करने चाहिए, इसलिए स्टीम क्या होती है, फ्रीली सर्कुलेट होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में जब मैं लास्ट बात करूंगा, सबसे लास्ट में बात करूंगा इसके यूजेस की बात करूंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं, यूजेस कहाँ पे होते हैं ऑटोक्लेव के, और कहाँ कहाँ किए जाते हैं। यूजेस की बात करूं मैं, यूजेस में आप लिख सकते हो जैसे ऑटोक्लेव है, ऑटोक्लेव यूज्ड फॉर स्टरलाइज गाउन है, ग्लव्स है, गाउन ग्लव्स, निडल है, स्कालपेल है, सूचर्स है। ठीक है, रबड़ आइटम नहीं किए जाते इससे, रबड़ आइटम्स आर नॉट स्लाइज फ्रॉम दिस क्या हो जाती, ऑटोक्लेव है, ऑटोक्लेव यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ गाउन ग्लव्स निडल स्कालपेल सूचर्स रबर आइटम्स आर नॉट स्टरलाइजिंग फ्रॉम दिस मेथड्स, और ये कुछ अपने यूजेस हैं इसके। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आप लाइक करिए मेरे वीडियो को, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मैं आपके लिए अगला पार्ट लेकर के आऊंगा जिसमें अपन रेडिएशन और फिल्ट्रेशन की बात करेंगे, इसके अगले पार्ट में रेडिएशन और फिल्ट्रेशन की बात करेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, और कुछ पूछना है तो प्लीज कमेंट में पूछिए। और अगर आपको इस टॉपिक का पीडीएफ चाहिए या फिर नोट्स चाहिए, नोट्स की नीड है, तो मुझे कॉल कीजिए 9602522298 पर। धन्यवाद।